हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और इसका सेकंड वीडियो है। हम लोग आर के थ्रू एसी जाता है, एल के थ्रू एसी जाता है और सी के थ्रू एसी जाता है। तो वोल्टेज और करंट में क्या फेज रिलेशनशिप रहता है ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब एसी एक सीरीज आरएलसी सर्किट से जाएगा तब वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप रहेगा, रेजोनेंस किसे बोलते हैं, और लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा क्यू फैक्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एसी थ्रू सीरीज आरएलसी सर्किट। एसी थ्रू सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है। तो एसी थ्रू सीरीज आरएलसी सर्किट क्या होता है, क्या बिहेवियर होगा, क्या रिलेशनशिप होगा। चलिए, तो आर का मतलब तो आप जानते ही हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं। व्हाट इज एल? एल इज द इंडक्टर एंड व्हाट इज सी? सी इज द कैपेसिटर। ये तीनों सीरीज में आ गया और ये तीनों फिर एक एसी सप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। एसी सप्लाई में चला गया। अब देखिए, ये आर, ये एल और ये सी बच्चों सीरीज में है और सीरीज में जो करंट होता है वो सेम रहता है। मतलब आई जो यहां जाएगा दैट इज आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ये कांस्टेंट रहेगा, तीनों के थ्रू सेम रहेगा बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है। बट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो अलग अलग आएगा। वी आर, वी एल एंड वी सी, ये तीनों के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। और यहां पे सप्लाई पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो वी है, सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये वी है। एक चीज तो पहले आप लोग दिमाग में बैठा ले बच्चों, यहां पर V इज नॉट इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। इस मिसकंसेप्शन को तो आप पहले ही दिमाग से निकाल दीजिए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। मिसकंसेप्शन क्या है कि हमें लगता है कि हम लोग इन तीनों के वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड कर देंगे तो सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। नो, ये एसी में नहीं पॉसिबल है बिकॉज एसी में एक फेज रिलेशनशिप रहता है, एक एंगल का भी कॉन्सेप्ट रहता है, इसीलिए ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जिधर करंट जाएगा उधर ही हमारा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी जाएगा। बिकॉज रजिस्टर में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। सो जो करंट का डायरेक्शन होगा वही वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब इंडक्टर में क्या होता है कि वोल्टेज जो रहता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो इधर हो गया वी एल, 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट से। और कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर में 90 डिग्री से लैग करता है, इधर हो गया वी सी। तो इसी डायग्राम को हम लोग इस तरह से ही बना सकते हैं। ये आपका हो गया वी आर और ये हो गया आपका वी एल माइनस वी सी। तो ये आ गया वी आर, ये हो गया वी एल माइनस वी सी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा ये, दिस विल बी द सप्लाई वोल्टेज V एंड दैट इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो ये सप्लाई वोल्टेज का फॉर्मूला होगा। सप्लाई वोल्टेज कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। दिस विल गिव अस द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद हमें ये जानना है कि यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो रहा है, वो कैसे निकालेंगे। तो आप इसे फाई ले लीजिए, दिस इज फाई। क्योंकि देखिए, जिधर रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा उधर ही सप्लाई करंट भी होगा, बिकॉज करंट और वोल्टेज और रेजिस्टर एक ही डायरेक्शन में रहता है, बिकॉज उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो ये हो गया करंट, ये हो गया V। सो tan phi विल बी आवर फेज डिफरेंस, दैट इज VL माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। इससे हम लोग फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। इसको आप ऐसे मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, इट कैन बी आई इंटू एक्सएल। अब एक्सएल क्या है, एक्सएल जो होता है वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ओमेगा इंटू एल। और वीसी को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्ससी। व्हाट इज एक्ससी? एक्ससी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी।
डिवाइडेड बाई वी आर, दैट इज आई इंटू आर, आई कॉमन लेके काट दीजिए। सो tan phi विल बी इक्वल्स टू एक्स एल ओमेगा एल एक्स सी 1/ओमेगा c बाई आर। इससे भी जो हमारा अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, बट इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। बट यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा था बच्चों, वो क्या आ रहा था, V इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा था। अब देखिए यहां पे V इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर का होल स्क्वायर, वी एल को लिख सकते हैं आई इंटू एक्स एल और आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यहां से भी आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा आई, रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। सो v दैट इज सप्लाई वोल्टेज बाय सप्लाई करंट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। सो v बाय आई क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Z, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। ये भी इसका भी जो यूनिट होगा वो ओम ही होगा। ये पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस है जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं एंड दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना चाहते हैं बच्चों तो ऐसे बना लें, इधर हो जाएगा आर, इधर क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा, ये वाला हमारा रिजल्टेंट दैट विल बी जेड और ये हमारा फेज डिफरेंस दैट इज फाई। सिंपल है। सो यहाँ से आप tan फाई क्या लिख सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ में आ गया किस तरह से ये कनेक्टेड है। फेजर डायग्राम याद रखें, सारा न्यूमेरिकल्स इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है और सर्किट का क्यू फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर इन सीरीज आरएलसी सर्किट। सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में जान लेते हैं। एक्स एल का हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, ओमेगा इंटू एल। इसे हम लोग 2 पाई एफ इंटू एल भी लिख सकते हैं, बिकॉज आप लोग जानते हैं ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ लिख सकते हैं, करेक्ट। और एक्स सी को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक्स एल जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्स सी जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखें बच्चों तो क्या देख पाएंगे, इधर अगर हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं और इधर एक्स एल को पहले प्लॉट करते हैं, एक्स एल का ऐसा आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फिर अगर हम एक्स सी को प्लॉट करते हैं तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है, एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें जरूर पता रहेगा जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्स एल और एक्स सी दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्स एल और एक्स सी का वैल्यू दोनों सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड, एक्स एल और एक्स सी सेम हो गया, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस सर्किट का वो कंडीशन है बच्चों, सीरीज आरएलसी सर्किट का वो कंडीशन है, एसी अल्टरनेटिंग करंट जब सप्लाई दिया जा रहा है, जब XL और XC मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंट्स और कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स मतलब XL और XC दोनों इक्वल हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में पहुंच गया है और उस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये हमें अचीव हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एट रेजोनेंस क्या हो जा रहा है, हमें यह ध्यान रखना है कि जब रेजोनेंस हो रहा है बच्चों तो क्या हो रहा है, हमारा XL और XC दोनों इक्वल हो जा रहा है। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो ओमेगा एल इंटू 1/ओमेगा सी इक्वल हो गया, लेकिन ये क्या हर एक ओमेगा पर होगा, नहीं, ये एक पर्टिकुलर ओमेगा पर होगा। ठीक है, या क्या ये हर एक एफ पर होगा, नहीं, एक पर्टिकुलर एफ पर होगा, जिसे हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। अब ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ नॉट, या ओमेगा नॉट को आप लिख दीजिए इस तरह से, पहले ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं 1/√LC,
और ओमेगा नॉट का मतलब है 2 पाई एफ नॉट, सो 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। सो एफ नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ एल सी। तो इसमें पता चल रहा है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो सेल्फ इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज, जब रेजोनेंस हो रहा था बच्चों तब हमारा Z कितना आएगा, Z इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब जब रेजोनेंस हो गया तब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है, मतलब ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ R बचेगा। मतलब उस समय सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। अब सर्किट जब प्योरली रेजिस्टिव हो गया बच्चों तब करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज ये टर्म तो जीरो हो गया, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है उस समय सर्किट में। और मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, होना तो V/Z चाहिए था बट हो जाएगा V/R, बिकॉज Z तो R के बराबर हो गया है। और जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो हम लोग जानते हैं कि फाई तो 0 डिग्री होता है, तो फाई 0 डिग्री आ जाएगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, बिकॉज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। सो ये है रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होता है, जब एक्सएल और एक्स इक्वल होता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होगा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये होगा, और ये चीजें होंगी जब वो रेजोनेंस सर्किट को अचीव कर लेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्यू फैक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए क्यू फैक्टर देखिए। क्यू फैक्टर भी जो है वो तभी अचीव होता है जब हमारा रेजोनेंस कंडीशन रहता है। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन जब रहता है तभी हम लोग क्यू फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्यू फैक्टर का डेफिनेशन क्या है। क्यू फैक्टर जो होता है, जिसे हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं, इज इक्वल टू, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, ले लीजिए इंडक्टर और कैपेसिटर, दोनों में से किसी के भी अक्रॉस आप ड्रॉप ले लीजिए, डिवाइड बाय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, ये है फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर बाय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर भी अगर हम लेते हैं तो उसको लिखेंगे I इंटू एक्सएल, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर तो I इंटू आर, कैंसिल। अब ये होगा कब, जब सर्किट रेजोनेंस में रहेगा तभी होगा। सो आई एल एक्सएल को क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट इंटू एल बाई आर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आया था, ओमेगा नॉट का वैल्यू आया था 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ एल सी इंटू एल बाई आर। ठीक है, अब एल को अगर हम रूट एल से डिवाइड करेंगे तो रूट एल बच जाएगा, सो इट विल बी 1/r रूट अंडर इंटू रूट अंडर ऑफ, ऊपर में बच जाएगा एल, नीचे बच जाएगा सी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, जो बताता है किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फिर उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर कम होगा। ठीक है, तो यहां तक का टॉपिक को आप क्लियरली कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी में, और इसमें हम लोगों को कोशिश करना है कि फुल मार्क्स उठाना है। ठीक है, फुल मार्क्स स्कोर करना है। बच्चों अभी भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई चालू कर दीजिए। आप प्लीज मेरा बात को मानिए कि आपका परसेंटेज 5 से 10% इंप्रूव इजीली हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस हो जाइए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कीजिए, जो जो क्वेश्चंस जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारे बातों को पहुँचाइए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले और अपना परसेंटेज इंप्रूव कर सके, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर चुके। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, और आपको बोर्ड प्रिपरेशन के और आपको नज़दीक लेके जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय एंड टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल, बाय।